जय हिंद। स्वागत है आपका इस GK GS की श्रृंखला में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे GK GS के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह की मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। सभी आज क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन में लिए हैं और आपको इस क्वेश्चन से मैं काफ़ी फैक्ट भी बताऊँगा। हर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊँगा। अब देखते हैं साथियों कि कैंसर रोगों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है। तो साथियों, जो आपका उत्तर है वह है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत साथियों हम कैंसर रोगों का अध्ययन करते हैं। अब कैंसर कई प्रकार के होते हैं। अब वो चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे वो आपके स्किन कैंसर हो। कैंसर के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इतना ही जानिए कि जब हम कैंसर रोगों का अध्ययन करते हैं वह ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यह फैक्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अब बात आई कोशिका की, तो मैं सबसे पहले आपको कोशिका का ही फैक्ट बता देता हूँ। साथियों, सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने। आप ये 2 पॉइंट फैक्ट याद रखिए। कभी पूछे कि कोशिका की खोज 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपका जो प्रश्न था वह यह था कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका, इन्होंने हमारे जो शरीर है उसमें पूछी थी कि सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो साथियों, जो तंत्रिका कोशिका है वह हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अब साथियों, यही से एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एक क्वेश्चन से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन या और जो अदर्स फैक्ट है मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर यह पूछ ले कि कोशिकाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो उत्तर है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा गया है कि दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं। तो साथियों, डेंटाइन। किसके बने होते हैं? डेंटाइन। और दांत में लगभग 2-3 भाग होते हैं, एक डेंटाइन, एक इनामल। इनामल कठोर होता है, जबकि डेंटाइन का मुख्य जो पदार्थ है उससे ही दांत बना होता है। अगर दांतों की संख्या पूछा जाए तो साथियों वो एडल्ट में यानी वयस्क में होती है आपकी 42। अगर हम एडल्ट की बात करें, सॉरी 32 होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो यानी वयस्क में जो है वो 32 होती है, जबकि अगर बच्चों में पूछी जाए तो बच्चों में 20 होती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं किस जंतु की आकृति जो है चप्पल के समान होती है। अब साथियों, चप्पल के समान होती है तो वह है पैरामीशियम। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको इमेज के माध्यम से समझा देता हूँ। यह कुछ इस प्रकार होता है और इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें यह जो ऐसे कुछ करके होता है। मैं आपको यह बता दूं, जब जो बच्चे बायोलॉजी लेकर हाई स्कूल 12th में पढ़े होंगे यानी साइंस लिए होंगे, वह इसको कुछ ना कुछ पहचान रहे होंगे। यह पैरामीशियम ज़्यादातर प्रैक्टिकल या लैब मतलब आपको जब फाइल वाइवा वाला बनाएंगे उसमें भी पूछा जाता है, और यह ज़्यादातर समुद्र, तालाब, गड्ढों इत्यादि में पाया जाता है। यही है आपका पैरामीशियम। जो इसका आकार है देख लीजिए, आपको चप्पल के आकार का लगभग लगभग दिख रहा है। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो साथियों, केचुए की एक भी आँखें नहीं होती हैं। अब मैं केचुए से आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। साथियों, केचुआ सबसे पहला कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसान का मित्र किसे कहते हैं? क्या? किसान का मित्र। तो साथियों, किसान का जो मित्र है वह कहते हैं केचू को। सही साथियों, आज मार्कर सही से नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकती है। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, यानी मित्र मैं लिखा हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है केचुआ किस प्रकार का जंतु है। तो साथियों, ये उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है। अब उभयलिंगी अगर आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो अब यहाँ से समझिए। मान लीजिए ये एक केचुआ है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है साथियों कि एक ही शरीर में यानी नर और मादा दोनों पाई जाती है, इसी को उभयलिंगी कहा जाता है। और केचुए में क्या होता है, यानी चाहे इधर मादा होगा, इधर नर होगा, और चाहे इधर नर होगा, इधर मादा होगा, यानी एक ही शरीर में नर और मादा दोनों होते हैं, इसलिए इनका उभयलिंगी कहा जाता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो साथियों, विटामिन ए। माफ़ कीजिएगा। अब साथियों देखते हैं विटामिन ए से कितने फैक्ट बनते हैं। पहली बात तो विटामिन की जो खोज है किसने की थी? तो आपका उत्तर है फंक ने की थी। अब साथियों,
विटामिन की खोज फंकने की थी, तो विटामिन का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः हम दो आधार पर करते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। इसके पहले इसके बाद मैं एक विटामिन पे काफ़ी अच्छी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको लगेगा कि यह वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो हम केवल आप विटामिन ए के ऊपर चर्चा करते हैं। अब विटामिन ए गाजर का तो मुख्य स्रोत है। अब विटामिन ए से मैं अगर रोगों की बात करूँ तो सबसे प्रमुख रोग है जो ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। अगर कभी भी पूछा जाए कि रतौंधी किस रोग की कमी, सॉरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। अब अगर कभी पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो हे साथियों इसका रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। साथियों इतने फैक्ट्स अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन स्किप करने की समस्या ही नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो साथियों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसमें विटामिन, फैट, हर चीज़ रहते हैं, बट इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसको आप याद रखिएगा। और वैसे ही यूपी के काले चावल का, नहीं ब्लैक चावल को जीआई टैग मिला है, इसको भी याद रखिएगा, जीआई टैग, इसको आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का मस्तिष्क लगभग भार कितना होता है, तो यह होता है 1350 ग्राम का। अब साथियों यहाँ मानव मस्तिष्क से 3 क्वेश्चन बनता है। मस्तिष्क में लगभग 3 भाग होते हैं, मगर एक मस्तिष्क की बात करें तो ऐसे इसमें बना होता है। मैं कुछ आपको रफ करके बता दे रहा हूँ, पूरा तो मस्तिष्क नहीं बनेगा। लगभग मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक अग्र, एक मध्य, एक पश्च। और मस्तिष्क का आपसे वजन पूछा गया था, तो यहाँ 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, तो साथियों Fe यानी फेरस, जिसको हम लोहे के मतलब कह सकते हैं। नहीं, रक्त में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली धातु है वह है लोहा यानी Fe। अगर Fe भी हो तब भी उस ऑप्शन में उसे ही आप मारना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा साव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो साथियों पनीर, जो दूध से बनी हुई पनीर होती है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है यानी विषाणु होता है, इसको डालकर दूध को फाड़ा जाता है और इससे जो बनता है वो पनीर, वो हमारे साव शरीर के नए ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब साथियों बॉटनी की बात है तो बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं साथियों? वनस्पति विज्ञान। अब यहीं से 2 क्वेश्चन बन गया। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो साथियों ग्रीक। अगर पूछा जाए कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो साथियों आपका उत्तर है थियोफ्रेस्टस। आज मैं इसे मार्कर नहीं चल रहा है, थियोफ्रेस्टस, आप इसको याद रखिए, ये था है थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों यकृत। लीवर जो है आपका, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब साथियों लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, यह स्वतः अपने छोटे मोटे चोटों को यानी घाव को है स्वतः पूर्ण कर लेती है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो छोटे मोटे घाव को स्वतः पूर्ण कर लेता है, तो आपका यकृत है, क्योंकि यकृत में जो कोशिका विभाजन है वह बहुत ही स्पीड से होता है। मनुष्य में मादा जननांग किस हार्मोन का स्राव करता है, तो साथियों रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है वह मादा का जननांग करता है। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों सेरिब्रम। किसके द्वारा? सेरिब्रम। यह एक मस्तिष्क का आपका भाग होता है। शरीर का जो तापक्रम यानी टेम्परेचर बात हम कह सकते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगर हाइपोथैलेमस आपके जो शरीर है यानी जितने भी मतलब आपके क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, खासकर पॉजिटिविटी, निगेटिविटी या टेम्परेचर से रिलेटेड, वो हमारा हाइपोथैलेमस ही कंप्लीट करता है। तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 2 बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें आपका उत्तर है कूटपाद विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब आपको मैं इमेज माध्यम से भी दिखा देता हूँ किस प्रकार। पूरा तो अच्छे से नहीं बनेगा, आप हंसीएगा मत। ये जो इस निकला है टोड़ जैसा, ये मतलब ये जो इसका शेप आकार निकला, यही होता है कूटपाद विधि। और ये अपना भोजन कैसे बनाता है? मान लीजिए कोई जीव इसमें आ गया बीच में, ये जो मैंने डॉट रखा है मान लीजिए, तो ये क्या करता है, ये अपना कूटपाद इसी से बंद कर इसे अपना भोजन बनाकर खा लेता है। तो साथियों जो अपना भोजन है वो कूटपाद विधि द्वारा करता है। अब आपसे पूछा गया अगला प्रश्न कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो साथियों लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम, जो आपके भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब साथियों अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा वह छोड़ता है, तो श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास की थोड़ा सा परिभाषा याद कर लीजिएगा। आपके सांसों को अंदर खींचना तथा बाहर निकालना ही वह क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। इसको आप याद रखिएगा।
खासकर 10th या 12th बोर्ड वाले बच्चे इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन में ले, क्योंकि उनमें लगभग बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और बाकी जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यूअर्स हैं वह तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंस के दृष्टि से देखें। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका करती है? तो साथियों ग्लूकोज का उपयोग करती है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। इसको भी आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का। और किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो साथियों विसरण। विसरण की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वो भी पौधे में। किस में पहुंचता है साथियों? पौधे में। तो साथियों आशा करता हूँ ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।